हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6 ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 6 है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपकी अर्थव्यवस्था, इंडिया और मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो उसमें ज़्यादा पोर्शन है उसका, और उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन बनने वाले हैं मतलब वो समझ में ही नहीं आ रहे बहुत सारे बच्चों को कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक इंक्लूड है उसमें। तो हम यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप एक वैरायटी वाले क्वेश्चन को लेकर चल सकें और उन्हें पढ़ सकें, जिससे आपको जब मेन आप मतलब क्वेश्चन पेपर देखें तो वहाँ को पे आप अगर आपको सीधे भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे अगर दूसरे टॉपिक का इंफॉर्मेशन जो है दूसरे टॉपिक में काम आता है तो आप कैसे उन चीज़ों को इंटर लिंक करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी आपके वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको पता है हर एक यूनिट जो है आपका कम से कम 10 क्वेश्चन इंक्लूड करता है। मतलब यहाँ से आपके मध्य प्रदेश वाला टॉपिक देखें तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधन, फिर मध्य प्रदेश सतत लक्ष्य विकास, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लास्ट में जो आपके 2 पॉइंट हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां और ये रिजर्व बैंक और यहाँ पे विदेशी व्यापार, ये जो 2-3 पॉइंट है नीचे के, उनके अलावा ये जो पूरे पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मतलब आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन में से अगर हम एवरेज निकाल के चले तो आप अगर 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन किसके लेके चल रहे हैं? भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वाले पोर्शन से। तो वहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से मतलब मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन जो है, 6 से 7 क्वेश्चन जो किसके देखने के लिए मिलेंगे? मध्य प्रदेश के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, आपका आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे आपका बजट हो, जो भी योजनाएं हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए ज्यादा मध्य प्रदेश वाला कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने ये वाले जो पोर्शन है, आपके भारत वाला जो पोर्शन है उसमें से ये दोनों पोर्शन जो वित्तीय संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो आपका आरबीआई है, उसके अलावा कमर्शियल बैंक है, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, G20 से भी, ये सारे आपके टॉपिक हो चुके हैं। एमसीक्यू मैंने एक बहुत बड़ा करवाया था जिसमें ये सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किए थे बहुत ही डिटेल में। आप जाके जरूर देखें, ये आपके ये दोनों जो आपके पॉइंट हैं ये वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले। अब हम चालू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे जब आप उठाएंगे तो वहाँ स्टार्टिंग में आपको कृषि वगैरह के बारे में मिलेगा, फिर बैंकिंग के बारे में मिलेगा। तो यहाँ पे हम कृषि के क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए की बात कर रहे हैं कि जीवीए, मध्य प्रदेश के जीवीए में प्राइमरी सेक्टर जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कितना है। मतलब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 50%, 56%, 40% या 36%। याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। चाहे आप वो इंडिया लेवल पे देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश लेवल पे देखें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है डायरेक्टली कि इसमें से क्या होगा तो याद रखिएगा 50% तो बिल्कुल नहीं होगा। 50% से अब क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे है आपका 36%, लगभग आपका 36% जो है वो क्या है? जीवीए कंट्रीब्यूशन है प्राथमिक क्षेत्र का मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में प्राथमिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 36%। मतलब जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो सिर्फ क्या हो रहा है? 36% से पास हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम जीवीए की बात करें, सकल मूल्य वर्धन की बात करें, तो सिर्फ पास हो रहा है 36% से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैंने क्यों बताया स्टार्टिंग में कि 50% या 56% इनमें नहीं जाना है, क्योंकि याद रखिएगा 50% से अब कम ही होता जा रहा है। चाहे हम वो भारत की बात करें तो आप कंट्रीब्यूशन जब देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का तो वो कम हो गया है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी वो 50% से कम हो गया है। ठीक है, तो फिर आप इन दोनों में आएंगे, 50-50 मारेंगे कि 50-50 कौन सा हो सकता है, तो आपके सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? 50% हो जाते हैं। तो क्वेश्चन जो भी सॉल्व करें, आपसे नहीं आ रहा है तो पहले थोड़ा दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद ही टिक करें। फिर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा फल उगाए जाते हैं? कौन से
फल उगाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मेनली ग्रोन इन मध्य प्रदेश? यहाँ पे कौन से फ्रूट आपके उगाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? मेनली की बात कर रहे हैं हम, मुख्यतः की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि अब कहीं एक दो जगह पे थोड़े थोड़े हो रहे हैं तो हम उनको भी ऐड करें, मुख्यतः बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे यहाँ मुख्यतः जो व्यापारिक फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, सोयाबीन है, कपास है, तो ये आपकी क्या है, ये व्यापारिक फसलें हैं। ऐसे ही हम मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं, फलों की बात कर रहे हैं। अगर आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला मेरा वीडियो याद होगा तो वहां पे मैंने आपको मेन फल बताए हैं कि ये ही है 3-4 जो हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं। उसके अलावा अब देखिए यहीं पे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो नॉलेज है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने वहाँ पे केला पढ़ा है, स्पेशली कहाँ पे, बुरहानपुर वाले इलाके में हमने आम पढ़ा है, रीवा वाले इलाके में हमने संतरा पढ़ा है, संतरा 2-3 जगह पे पढ़ा है। आपका जो वहाँ पे छिंदवाड़ा वाला संतरा है, काफी फेमस है। हमने अंगूर नहीं पढ़ा है। तो अगर हम पूछे कि मुख्यतः कौन कौन से फल हैं तो आपके 1, 2, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी पता है तो आप जैसे मान लीजिए अंगूर के अलावा भी कोई ऑप्शन अगर दिया होता तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि किन किन जिलों में कौन कौन से फल फेमस है, क्योंकि हमने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे उत्पादों को नहीं ऐड किया है जिन्हें हम प्रमोट करना चाहते हैं। हमने मतलब सिर्फ प्रमोट करना चाहते हैं या हमने कोई नई चीज अभी लॉन्च कर दी उन जिलों में और बोला कि आप बनाकर बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर ले जाइए। जो वहां पे ऑलरेडी थे, उपलब्ध थे और जो फेमस थे, हमने उन्हें ऐड किया है एक जिला एक उत्पाद में। तो ये क्या है, जो ऑलरेडी उपलब्ध हैं हर एक जिले में, उनके एक एक उत्पाद को हमने एक जिला के उत्पाद में रखा है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ODOP एक जिला एक उत्पाद वाला वीडियो जरूर देखें। ये एक यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, तो आपके 2 नंबर तो यहाँ कंफर्म हो गए, तो ये 2 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो गए। साथ ही साथ वो नॉलेज आपका दूसरे क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगा, तो इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको जितने भी टॉपिक होते चल रहे हैं एक बार जरूर देखना है, एक बार रिवीजन करना है अच्छे से, जिससे वो आपके दिमाग में कहीं कोने में जरूर बैठा रहे। यहाँ पे हो गया आपका अंगूर नहीं, अंगूर के अलावा कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आप फिर उस हिसाब से हैंडल करिएगा। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश के हितग्राहियों की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी इन मध्य प्रदेश अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन मध्य प्रदेश? अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि ये क्या पढ़ा रही हैं आप कुछ भी क्वेश्चन दे रही हैं, ये कौन पूछेगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो बेनिफिशियरीज कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली अगर नहीं भी पूछा जाता तो आपको बस ये जानना है, ये मेंस में भी काम आ सकता है, आपके आप निबंध लिखेंगे उसमें भी काम आ सकता है और किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आ सकता है प्रीलिम्स में। तो ये आपका मतलब प्रीलिम्स, मेंस और मेंस में भी ऐसे वाला जो आपका पेपर है वहां पे, और कोई और इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप लिख सकते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू वाले में ये दिखाता है कि हमारे यहाँ इतने ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। यहाँ पे कितने हैं, 5.18 करोड़, मतलब हमारे यहाँ टोटल ही जनसंख्या कितनी है, 7-26, तो 7.26 करोड़ तो कितनी है, जनसंख्या ही है। उसमें से हमारे यहाँ जो पीडीएस वाले बेनिफिशियरी कितने हैं, पीडीएस सिस्टम के बेनिफिशियरीज, वो मतलब आप देख रहे हैं 50% से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है, 5 करोड़ देख रहे हैं। तो 5 करोड़ जो है वो पीडीएस सिस्टम के हमारे यहाँ बेनिफिशियरीज हैं। हमारे यहाँ टोटल जनसंख्या ही 7-26 है, 7 करोड़ है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका फैक्ट जानना जरूरी है। ये फैक्ट सीधे इसमें काम नहीं आएगा तो कहीं और पे काम आ जाएगा, क्योंकि मैं मतलब वहां पे धीरे धीरे मतलब लाइन बाय लाइन हर चीज देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रही हूँ इकोनॉमिक सर्वे से। तो आपको ये क्वेश्चन जानना जरूरी था कि हमारे यहाँ 7 करोड़ 26 लाख में से 5 करोड़ 18 लाख जो है ना वो बेनिफिशियरी हैं पीडीएफ आपके पीडीएस सिस्टम के। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिशियरीज है। याद रखिएगा, मेंस में भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, जो दिखाते हैं हमारे यहाँ की गरीबी मध्य प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन कंट्री इन मिल्क प्रोडक्शन? देखिए कहीं पे कोई भी रिपोर्ट आए कि मध्य प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन में क्या है, लेकिन आपको क्या जाना है फिर आर्थिक सर्वे में, सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे में जाना है।
अगर उसमें कोई चीज लिखी हुई है, जैसे कि आपका कोल प्रोडक्शन आया हुआ था, कोल प्रोडक्शन की हमारे यहाँ हम कोल प्रोडक्शन में कितने नंबर पर है मध्य प्रदेश, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें दी। अब देखिए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन से बाहर हो, फिर आप मतलब हाई कोर्ट में कुछ कुछ अपने वो लगाएं अर्जी की हमारा एक ये क्वेश्चन था, सही हो सकता था, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पता भी नहीं रहता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो आपका मध्य प्रदेश कमीशन है वो क्या मानता है, वैसे इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो मानता है, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट डेटा आ गया वो मानता है। इसीलिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा है उसको फाइनल लेके चलना है। अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो मध्य प्रदेश जो है हमारा अभी तीसरे नंबर पे चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश किसमें है, तीसरे नंबर पे, थर्ड, तीसरी रैंक आ रही है। तो दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश की कितनी रैंक आ रही है, तो तीसरी रैंक आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोकुल ग्राम की स्थापना रतौना सागर में की गई है। गोकुल ग्राम हैज बीन एस्टैब्लिश इन रतौना सागर। ये मैंने क्वेश्चन रखा है बस आपके जानने के लिए कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली या तो अलग अलग बन सकता है, गोकुल ग्राम की हमने कहाँ स्थापना करी है, तो गोकुल ग्राम है, तो ये ग्राम का नाम हो गया आपका रतौना, कहाँ का है, सागर जिले का है। फिर पशु आहार संयंत्र है, इसकी स्थापना कीरतपुर इटारसी में की गई है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक साथ मैंने ये फैक्ट याद रखने के लिए रख दिया है आपका कि जो हम गोकुल ग्राम बना रहे हैं, गोकुल ग्राम, तो कौन सा है अपना गोकुल का गांव, गोकुल गांव है रतौना, रतौना जो कि है सागर का। ठीक है, तो रतौना मतलब रात को भी हम गोकुल गांव आराम से घूमने जा सकते हैं, इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा है, इतने सारे वहां पे पशु वगैरह हैं। और पशु आहार, आहार के लिए हम क्या कर रहे हैं, कीर्तन टाइप का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कीरत जो हो गया, कीरत किससे रिलेटेड है, आपके पशु आहार संयंत्र से रिलेटेड है। कीरतपुर कहाँ मिलेगा, ये आपको इटारसी में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कीरत रिलेटेड है आपके पशु आहार संयंत्र से। और आपका गोकुल जो है, गोकुल में हम घूमने कभी भी जा सकते हैं, तो गोकुल में हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, रात में घूमने जा रहे हैं। तो गोकुल ग्राम हो गया रतौना जो कि सागर जिले का है। ये आपके सत्य कथन हो गए 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जबलपुर में डेयरी स्टेट की स्थापना की गई है। डेयरी स्टेट, ये ई स्टेट है, ठीक है ना, ई स्टेट की स्थापना की गई है, जबलपुर एस्टेब्लिश इन जबलपुर। ठीक है, डेयरी स्टेट। फिर पोल्ट्री स्टेट जो है आपका, उसकी स्थापना धार में की गई है। पोल्ट्री स्टेट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन धार। सत्य कथन बताना है तो याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता है दूध के लिए फेमस आपका कौन सा है, जबलपुर। और पोल्ट्री स्टेट हम कहाँ लगा रहे हैं, ये आपके धार में लगा रहे हैं। तो दोनों आपके ऑप्शन क्या है, सत्य है बिल्कुल। याद रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता अगर, तो किसी और में आप यूज कर सकते हैं कि दूध के लिए कौन सा मतलब आपका जिला फेमस है, तो आपका जैसे जबलपुर हो गया। तो ऐसे ही आपके जो ये क्वेश्चन है डायरेक्टली अगर नहीं भी नहीं पूछे जाते, तो आप दूसरे क्वेश्चंस में इनका जरूर आप अप्लाई करिएगा जो भी डेटा है। ठीक है, जैसे आपका दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में कितने हैं, बेनिफिशियरीज कितने हो गए पीडीएफ सिस्टम के। इसके अलावा जबलपुर में हमने डेयरी स्टेट लगाया है, मतलब जबलपुर में दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज स्टार्टेड इन 2010। फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज स्टार्टेड इन 2010। इनमें से आपको पता है कोई एक ही आंसर सही है, क्योंकि जब हम इन नेशनल लेवल पे चालू करते हैं तो कुछ एक प्रोजेक्ट टाइप का स्टार्ट करते हैं कि हम पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया थोड़े एरिया से, फिर उसको और बढ़ाते जाते हैं। सीधी बात है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने बाद में स्टार्ट करी होगी, तो 2010 इसका होगा तो फिर इसका नहीं होगा, दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपका असत्य कथन है पहला वाला, ये 2001 नहीं है, ये 2000 है। जैसे ही नई शताब्दी शुरू होती है हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो असत्य कथन हो गया आपका केवल एक। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे ही नई शताब्दी शुरू हुई, 2000 शुरू हुआ, तो हमने सड़कें बनाना चालू की। हमने मतलब 21वीं शताब्दी में मध्य आपके इंडिया में सड़कें बनाना चालू करी है। मध्य प्रदेश ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव को जोड़ना चालू करा है 2000 से। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, कब से स्टार्ट की है, 2010 से। तो जब प्रधानमंत्री ने बोला कि गांव की हमें सड़क बनानी है, नई शताब्दी क्योंकि शुरू हो रही है, तो जब नया ईयर होता है चालू तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो नई शताब्दी शुरू हो रही है तो गांव को सड़कें मतलब गांव में सड़कें बनाना चालू करेंगे। तो फिर 10 साल बाद हमारे मुख्यमंत्री ने बोला कि बस हमारे मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश की सड़कें नहीं जोड़ी जा रही है तो हम खुद ही जोड़ेंगे। इसलिए फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क कब होती है, 10 में।
10 मतलब हम क्या बनाते हैं, बस। अब बस बहुत हो गया, अब हमें भी अपने गांव की सड़कें जोड़नी है, तो ग्राम सड़क योजना है, याद रखिएगा, है ना। ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। इसके अलावा इसके 3 चरण हैं अलग अलग। पहले चरण में हमने गांव की सड़कें जोड़ी, फिर उसमें कितने मतलब जनसंख्या डिसाइडेड थी कि कितनी जनसंख्या वाले गांव को हम पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर रिन्यूएबल कराना, मतलब वहां पे जितनी भी खराब हो गई है उसको रिन्यू भी करना रहता है बीच बीच में। तो ये चरण हमारे 3 चरणों में चल रहा है, और अभी आप देखेंगे फेज 3 हो गया जैसे, तो 1, 2, 3 में चल रहा है। उसके अलावा अभी भी गवर्नमेंट अलॉट कर रही है इसके अंतर्गत बहुत सारा बजट, तो इसलिए जरूरी हो जाते हैं ये दोनों आपके मतलब ये योजनाएं, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको जनजातीय श्रमिकों को रोजगार देने में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है। यहाँ रोजगार हम मनरेगा की कर रहे हैं, मनरेगा रोजगार देने में, ठीक है। व्हाट पोजीशन डज मध्य प्रदेश होल्ड इन द कंट्री इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन मनरेगा टू ट्राइबल वर्कर्स। ट्राइबल वर्कर्स को हम मनरेगा प्रोग्राम के अंतर्गत रोजगार देने में पूरे इंडिया में किस स्थान पर है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में ट्राइब जो आपकी जनजाति है वो कितनी है, सर्वाधिक है। हम अगर ट्राइब की जनसंख्या में फर्स्ट रैंक पे हैं तो सीधी बात है उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार देने में भी किस स्थान पर होंगे, तो पहले स्थान पर होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए हम मध्य प्रदेश में जनजाति श्रमिकों को सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, काम दे रहे हैं पूरे देश में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि पीडीएस सिस्टम में कितने हो गए आपके, कम से कम 5 करोड़ लोग हैं। तो 5 करोड़ लोग जो हैं वो पीडीएस के अंतर्गत है, मतलब वो अभी क्या है, गरीब हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना अंतर्गत सृजित कुल मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत है। What is the percentage of women's participation in the total mandates generated under मनरेगा scheme in मध्य प्रदेश in year 2021-22। जो आपका 2018-19 था, 2018-19 के कंपैरिजन में 2021-22 में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है मनरेगा योजना में, मतलब काम करने के लिए, तो मनरेगा योजना में जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो बढ़ा है। तो यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अभी क्या हुआ है आपका 2021-22 में है। तो ये आपका है 31, 41, 51, 61, याद रखिएगा लगभग आपका 41% जो है वो है पार्टिसिपेशन महिलाओं का। धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब 2018 से इंक्रीज हुआ है, ये याद रखिएगा 2021-22 में इंक्रीज हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो खुद के ग्रोथ में कर रही हैं। और अगर महिलाओं के पास पैसा आता है तो उनका घर जो है, उनके बच्चों की एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में बढ़ रही है। 21-22 में लगभग 41% है पार्टिसिपेशन महिलाओं का, ठीक है। चलिए, ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको डेटा बता रही हूँ कि कैसे शिक्षा और आपका मतलब बहुत सारी सोसाइटी में अगर महिलाओं के पास पैसे हैं तो कैसे महिला तो सशक्त होती ही होती है, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली सशक्त होती है। वो एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी हो रही है, 41% पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हम जनजाति को रोजगार, जनजाति श्रमिक को रोजगार प्रदान करने में सबसे टॉप पे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव वे में दिखाती हैं। और ये क्वेश्चन आप मतलब ये जो आपके छोटे छोटे फैक्ट है आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी और क्वेश्चन में भी ये चीजें यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सभी को पक्का घर सुविधा उपलब्ध कराने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं। when has the target been set to provide पक्का हाउस फैसिलिटी टू ऑल अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। याद रखिएगा हम ग्रामीण की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात कर रहे हैं। तो ये है आपका 2024। अभी हम इसी साल में हमने टारगेट करके रखा था कि 2024 तक हम हर गांव के हर एक व्यक्ति को, जिनके पास घर है या जिनके पास टूटे फूटे घर है, सबको क्या करेंगे, पक्का घर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पक्का घर। तो टारगेट कब का है, 2024, इसी साल का, याद रखिएगा 2024 का ही है टारगेट आपका कि सबको पक्का घर हमें प्रोवाइड करना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यहां भी ग्रामीण की बात कर रहे हैं कि अंतर्गत जो आपका द्वितीय चरण है उसका मुख्य उद्देश्य है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड फेज अंडर स्वच्छ भारत
स्वच्छ भारत मिशन रूरल, यहाँ पे हम ग्रामीण की बात करें कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसके अंदर दूसरा फेज, पहला एक तो फेज पहला हो रहा होगा, है ना, पहला फेज जो है वो खत्म हो गया, अभी दूसरा फेज चालू हो गया। जैसे मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बताया कि उसमें भी 2-3 फेज हो चुके हैं आपके, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे आपके किसमें, स्वच्छ भारत मिशन में पहले फेज में हम क्या फोकस कर रहे थे कि जो ओपन डेफिकेशन है वो आपका 0 तक जाना चाहिए। अब क्या करना है, हम गांव में गीला कचरा सूखा कचरा अलग इकट्ठा करना, कलेक्टिंग वेट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली इन द विलेज, गांव को ODF प्लस बनाना, मेकिंग द विलेज ODF प्लस, गांव में गीले कचड़े से बायोगैस बनाना, मेकिंग बायोगैस फ्रॉम द वेस्ट इन द विलेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पहले में हम ODF क्या कर रहे थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम राज्यों में जिलों में 0 पर ला रहे थे, हम ODF प्लस बनाने की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, मेकिंग द विलेज ODF प्लस, जो ओपन डेफिकेशन है आपका उसको बिल्कुल ओपन डेफिकेशन प्लस, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा हम गांव बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा अभी हम इसमें नहीं जाएंगे कि हम गीला कचरा सूखा कचरा या गांव की साफ सफाई दूसरी चीजों की बात करें जो हम शहरों में करते हैं। गांव में भी हमारा मेन फोकस किस पे है, अभी हमारा मेन फोकस सिर्फ ODF पे ही है कि ओपन डेफिकेशन भाई बिल्कुल खत्म हो। ओपन डेफिकेशन हम किस में जाएं, ODS प्लस में जाएं। ठीक है, तो ODF प्लस में हम पहुंचे गाँव में। ऐसे ही अगर हम नगरों की बात करेंगे तो वहां का टारगेट अलग रहेगा। वहां जैसे हम इंदौर में टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल हमने गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चालू किया, जिससे फिर हमने बायो CNG बनाना चालू किया। तो अलग अलग टारगेट है, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? How long has the target been set to ensure availability of drinking water domestic tap connection under जल जीवन मिशन? यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में पूछा है। तो जल जीवन मिशन में अभी हमें हर घर जो कनेक्शन पहुंचाना है टैप नल का, आपके घरेलू नल कनेक्शन जो पहुंचाना है हर घर तक, वो कब तक पहुंचाना है? तो याद रखिएगा इसका भी टारगेट 2024 तक का ही है। मतलब अगर हम ग्रामीण में पक्का घर बनाने की बात करें वो भी 2024 तक ही कंप्लीट करना है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत याद रखिएगा हम मिशन, कौन से मिशन की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत आपको जो हर घर तक क्या पहुंचाना है, हमें वाटर सप्लाई पहुंचानी है, तो वो भी टारगेट 2024 तक का ही है। और आपका हर घर नल जो है, जो आपका हर घर जो नल है वो 100% किसने अचीव किया है? तो पहला जिला आपका था बुरहानपुर। आपने ये करंट में पढ़ा होगा कि बुरहानपुर ने अचीव कर लिया था 100%, फिर उसकी दिशा में और बहुत सारे भी जिले लगे हुए थे बिल्कुल साथ साथ। तो ये आपका बुरहानपुर था पहला जिसने हर घर नल टैप नल पहुंचा दिया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं। टारगेट कब का रखा है हमने? 2024 का। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? विच पोर्टल हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना? पोषण शक्ति निर्माण योजना, याद रखिएगा हम पोषण शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। ये आपका किससे रिलेटेड है? जो हम आपका जैसे मिड डे मील वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो भी हम चावल या और सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो? वो फोर्टिफाइड हो। तो आपने एक वर्ड सुना होगा फोर्टिफाइड मील। फोर्टिफाइड मील मतलब वहां उसमें हम जैसे विटामिन ए मतलब फोर्टिफाइड करके डाल रहे हैं चावल में, विटामिन B12 जैसे डाल रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं विटामिन ए वगैरह के लिए, तो ये क्या है? आपका फोर्टिफाइड मील है या फोर्टिफाइड चावल है। तो यहाँ पे पोषण शक्ति का जो हम ये निर्माण योजना, मतलब निर्माण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसमें हम फोर्टिफाइड वगैरह कर रहे हैं मील को, खाने को, फिर मिड डे मील वगैरह के अंतर्गत दे रहे हैं बच्चों को। तो इसमें हमने कौन सा पोर्टल तैयार किया है? पोर्टल तैयार किया है जिसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि कहाँ कहाँ कौन सी चीजें जा रही हैं, किसको कौन सा मतलब खाना चावल मिल रहा है और सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है मिड डे मील वगैरह में। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए हमने क्या किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया है, PM पोषण पोर्टल, PM पोषण शक्ति निर्माण पोर्टल, PM पोषण शक्ति पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसमें पोषण और शक्ति कुछ नहीं लगा, मतलब शक्ति और निर्माण नहीं लगा, सिर्फ PM पोषण पोर्टल है। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ पोषण लगा हुआ है, शक्ति और निर्माण नहीं है। तो PM पोषण पोर्टल, जिसके अंतर्गत हम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत जितना भी फोर्टिफाइड खाना भेज रहे हैं अलग अलग जिलों में, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, चलिए
ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक सर्वे में हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक बार जरूर पढ़ना है और एक बार फिर रिवीजन करना है, जैसे ये दिमाग में बैठ जाए। आप पोषण और पोषण शक्ति निर्माण, ये पोषण शक्ति में डाउट ना करें। याद रखिएगा शक्ति और निर्माण नहीं है, सिर्फ हम पोषण की बात करेंगे। जब हम पोर्टल बनाएंगे, छोटा सा ही नाम रखेंगे, तो आपका पीएम पोषण पोर्टल, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आपका जो पूरा का पूरा पोर्शन है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति की बात करें या फिर कृषि, उद्योग, एमएसएमई, इन सब की बात करें, सारी चीजें हम कवर करेंगे अच्छे से। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको वही बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे या तो वो डायरेक्टली पूछे जाएं या तो इनडायरेक्टली आपके कहीं पे काम आ जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। जैसे मैंने बीच में बैंकिंग वाला सेक्टर पढ़ा, बैंकिंग वाले सेक्टर में आपको मिलेगा कि आपके जो क्षेत्र में क्षेत्रीय बैंकिंग कितने हैं और सार्वजनिक कितने हैं, कोऑपरेटिव बैंक है वो कितने हैं, तो ये सारे नंबर्स याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कभी नहीं आए हैं कि नंबर पूछे कि हमारे यहाँ बैंक कितने हैं, है ना। वृद्धि की बात करेंगे अगर, तो वृद्धि में भी क्या पूछेगा कि बैंकिंग पहले कितना था, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है अब कितना बढ़ गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, नंबर ऑफ बैंक बढ़ गए हैं, तो कुछ परसेंटेज से बढ़ा होगा, तो वो परसेंटेज पूछ सकता है। तो इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन रखूंगी वो आपके कहीं ना कहीं उपयोग आएंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। फालतू क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है।